कोलकाता में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सेमीफाइनल जारी है। मैच तो हमारा भी शुरू हो गया है, लेकिन इतना बता दूं कि हमारे मैच में जीत सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट की होगी। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। कुछ दिन पहले हमने इटावा के उन डॉक्टर साहब की खबर आपको दिखाई थी जो मरीजों को नकली पेसमेकर लगाते थे। आज दिल्ली में भी फर्जी डॉक्टर साहिबा का पता चला है जो बिना डिग्री मरीजों का इलाज करती थी। इलाज ही नहीं करती थी, ऑपरेशन भी कर देती थी। कॉलिंग कार्ड में मैडम एक्स की पूरी कुंडली खंगाल देनी है। आज आपको एक और चीज बतानी है कि बिहार की नदियों के घाटों पर चलेंगे जहां छठ की तैयारियां नहीं, अवैध खनन का कारोबार दिखाएंगे। राज्य सरकारों को हजारों करोड़ रुपए का चूना कैसे लग रहा है, किसकी शह पर पुलिस अफसरों को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया जाता है। सिग्नेचर स्टोरी में अवैध खनन का पूरा हिसाब किताब। उत्तरकाशी में 40 मजदूरों की जान कैसे बचेगी? 5 दिन से यह सवाल मैं लगातार पूछ रहा हूं। नई मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है अब, मगर ड्रिलिंग कितनी हुई और कितना वक्त और लगेगा? फैक्ट फाइंडिंग में टूटती उम्मीदों का दर्द और गुस्सा दिखाना है। दिखाना तो आपको वो पोस्टर भी है जो जम्मू कश्मीर में 33 दहशतगर्दों के घर के बाहर लग गया है। एनआईए इन सब की प्रॉपर्टीज सीज कर रहा है। आज एक्सक्लूसिव में आतंक के खिलाफ सरकार के नए पावर पंच की बात करेंगे। अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों का सिलसिला। दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में एक आलीशान अस्पताल का खौफनाक खेल बेपर्दा हुआ है। 14 साल से अस्पताल को एक एमबीबीएस डॉक्टर चला रहा था जो पत्नी को ट्रेंड करने के लिए गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन कराता था। हालांकि पत्नी ना तो डॉक्टर थी और ना ही उसके पास डॉक्टरी की डिग्री। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर और पत्नी समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इस फर्जी लेडी डॉक्टर ने कितने ऑपरेशन किए और ऊपर से तुर्रा क्या, उसके शागिर्द लैब टेक्नीशियन ने कितने कर दिए? इन दोनों के हाथों कितने मरीजों की जान गई? दिल्ली पुलिस इस डॉक्टर के फर्जीवाड़े की सारी जड़ें खोद रही है। कमाने वाले वही थे मेरे घर के, खत्म कर दिया सब कुछ। रोती बिलखती अपनी बेबसी पर आंसू बहाती ये है नसीबुन निशा। सितंबर 2022 में ये अपने शौहर अली असगर के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने ग्रेटर कैलाश के इसी अग्रवाल नर्सिंग होम आई थी। सर्जरी डॉक्टर जसप्रीत को करनी थी, लेकिन ऑपरेट एक नकली डॉक्टर ने किया। इससे 49 साल के अली असगर की जान चली गई। ये सब हुआ कैसे? खुद नसीबुन ने बताया। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली से मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने इंजेक्शन से लगा के उन्होंने बोला कि डॉक्टर जसप्रीत जो हैं उनकी फ़ीस है 35,000 अगर आप उनके क्लिनिक जाएंगी तो, और अगर आप हमारे यहाँ करवाएंगी तो उनकी मैं फ़ीस 25,000 लूँगा। वो तो यहीं ख़त्म हो गए थे और इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया मेरे से। बोले तुम्हारा पेशेंट सही है, ठीक है, अभी आ रहा बाहर, और पंपिंग हाथ से करने लगे। मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों ने जास्ती करी ना, एक जानवर की तरह बर्ताव करा। कमाने वाले वही थे मेरे घर के, ख़त्म कर दिया सब कुछ। डॉक्टर अग्रवाल ने निशा के पति का ऑपरेशन अपनी पत्नी और लैब टेक्नीशियन से करवा दिया। ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। लेकिन ये इकलौता केस नहीं है जहां इस नर्सिंग होम की मालकिन और फर्जी डॉक्टर पूजा अग्रवाल या लैब टेक्नीशियन महेंद्र ने अपने हाथ खोले हों। अब इनसे मिलिए। नाम है राजपाल सिंह, ग्रेटर कैलाश के निगम पार्षद हैं। 1 महीना पहले राजपाल भी इसी नर्सिंग होम में आए थे अपने भाई के बेटे जय नारायण को लेकर। पेट में पथरी थी, सोचा अच्छे इलाके के अच्छे नर्सिंग होम में इलाज करवाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ एकदम उलट। अग्रवाल नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद 42 साल के जय नारायण चल बसे। यहाँ पर ये मेडिकल सेंटर नहीं चल रहा, ये कत्ल खाना चल रहा था और पिछले कई वर्षों से चल रहा था और इसकी सैकड़ों बार शिकायत की गई। अभी 27 तारीख को मेरे चाचा के बेटे को उसको पथरी का दर्द हुआ। वो दर्द में ग्रेटर कैलाश जो पॉश एरिया है हमारे क्षेत्र का, उसका सुन करके यहाँ आ गया और इससे 20,000 रुपया ले लिए
और वहीं टेबल पर ही उसको मार दिया। जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता लगा जो ऑपरेशन करने वाले जिनको डॉक्टर बता रहे थे वो लैब टेक्नीशियन थे और वो लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ करते रहे हैं। राजपाल पार्षद थे, अस्पताल की शिकायत पुलिस से की और स्वास्थ्य विभाग से भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब सवाल ये कि अस्पताल प्रबंधन अगर इतना ही असरदार था तो फिर पुलिस की फांस में आया कैसे? पिछले साल सितंबर के महीने में एक कंप्लेंट हमें मिली थी। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई और एक दिन के बाद ही पेशेंट की डेथ हो गई। अनऑथराइज्ड लोगों ने, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्होंने सर्जरी की, जिसकी वजह से ये नेग्लिजेंस या जिसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ। अक्टूबर रिगार्डिंग अ सिमिलर इंसिडेंट दैट हैपेंड टू अनदर पेशेंट। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में ये अस्पताल 2009 से चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत का पहला मामला 2022 के सितंबर महीने में सामने आया और दूसरा अक्टूबर में। काफ़ी सारी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी दी हुई हैं, जिसकी इंक्वायरी उस एंड पे की जा रही है। उनके हाउस सर्च में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई जो कि जस्टिफाइड नहीं है। एक्सपायर्ड सर्जिकल ब्लेड्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, सर्टेन ब्लैंक पेपर्स साइंड बाय डॉक्टर्स। ताज्जुब की बात यह है कि अग्रवाल नर्सिंग होम वाले ऑटो और रिक्शा ड्राइवर को कमीशन देकर मरीज जुटाते थे और घर के नकली डॉक्टरों से उनको ऑपरेट करवाते थे। लोगों की जानें भी जा रही थी। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि इतने साल तक पुलिस और मेडिकल काउंसिल को इसका पता क्यों नहीं चला। हमारे एक पास प्रेसिडेंट हैं, 2009 में उनकी डेथ हुई थी। इधर ही सिर्फ ब्लड बीपी चेक कराने आए, 15 मिनट बाद उनके घर में फ़ोन पहुंच रहा है। ये सामने कोने वाले मकान में रहते हैं कि जी वो तो है, आइए जल्दी से आइए। इधर आए तो पता लगा ख़त्म है। तब से हम लोग कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारी RW है, ग्रेटर कैलाश की RW एक बड़ी RW है। आइंद हम लोग बहुत प्रोएक्टिवली ये करते हैं, बट इनके सामने हम लोग बिल्कुल हताश हो गए। तो ये कोई मेडिकल सेंटर नहीं है, ये तो शैतान का गढ़ बना हुआ है कि जो बेचारे इसके कुंगल में फंसे थे वो किस्मत थी, वो निकल जाते थे, नहीं तो बेचारा को तो यहाँ तो जिंदा को निकला कोई नहीं यहाँ से। तो नर्सिंग होम का मालिक गिरफ्तार है, उसकी पत्नी और फर्जी डॉक्टर पूजा भी पकड़ी जा चुकी है। सभी 5 दिन के पुलिस रिमांड में हैं। नर्सिंग होम पर ताला लग गया है, लेकिन मरीजों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। इसकी वजह यह है कि अग्रवाल नर्सिंग होम के तार उन लोगों से जुड़े हैं जो दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं और वहां आने वाले मरीजों को इलाज के लिए बकरा बनाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजते हैं। वाइफ की पित्त की थैली में पथरी है, तो उसका ऑपरेशन होना था। किसने बताया था आपको यहाँ का पता? एक बंदा है दीपक नाम का, उसने बताया था मेरे को। उन्होंने बोला था कि आयुष्मान कार्ड है आपके पास, तो आप वहाँ पे चले जाइए और ऐसे ऐसे मेरा नंबर है और मेरी बात करा दीजिए, नीरज अग्रवाल मिलेंगे वहाँ पे। बंदे ने 5,000 रुपये लिए हैं, बोला वहाँ पे आपको फ्री में हो जाएगा, मेरी बात करा देना। कोई ये मालूम नहीं था कि ये जेल जा चुके हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता था। तो ये वो लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी अब जान बच गई है, क्योंकि अगर इनका इलाज होता तो हो सकता है कि ये मौत के मुंह में समा जाते। पुलिस ने अग्रवाल नर्सिंग होम को सील कर दिया है। अस्पताल से 414 ब्लैंक डॉक्टरों की पर्चियां मिली हैं, जिन पर हस्ताक्षर भी है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल 9 लोगों की मौत को लेकर पड़ताल कर रही है। 140 से ज्यादा ऑपरेशन ऐसे हैं जिनकी सच्चाई जानने की कोशिश भी जारी है। पुलिस ये जांच भी कर रही है कि अग्रवाल नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड पर इलाज कराने वाले मरीजों का कोई रैकेट तो नहीं चल रहा था। यहाँ ऑपरेट होने वाले कितने मरीज बचे और कितनों को इसका फायदा नहीं हुआ। आगे से ऐसा कोई भी अस्पताल न कर पाए, इसके लिए कानून के साथ सिस्टम को भी सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि बिना लापरवाही और मिलीभगत के ऐसे गोरखधंधे नहीं चलते। अच्छा, देश में फर्जी डॉक्टर या फिर इलाज में लापरवाही की वजह से कितनी जानें जाती होंगी? हमने आज ये आंकड़े भी जुटाए तो पता चला कि गलत इलाज, गलत दवा, दवा की ओवरडोज और जाली डॉक्टरों की वजह से हमारे देश में सालाना 50 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। गांव से लेकर मेट्रो सिटीज तक 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज जाली डॉक्टरों के हाथ में होता है। इंडियन पीनल कोड की धारा 304A ऐसे फर्जी डॉक्टरों का कानूनी इलाज करती है। गैर इरादतन हत्या के दोषी पाए जाने पर
2 साल की सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान है। इलाज के नाम पर लोगों को मौत मिले, इसके लिए कौन कौन से सुधार जरूरी हैं, यानी इलाज में कोई कोताही ना हो उसके लिए। आम जनता को बताया जाना चाहिए कि झोलाछाप डॉक्टर के नुकसान ये हैं, प्लस आप क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर आप एलोपैथी की इलाज कराना चाहते हैं, जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर वहाँ पर उससे आप पूछिए कि आज आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, और आइडियली वहाँ पर उस डॉक्टर को अपना सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना होता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं है, उससे आप पूछिए कि हाँ जी आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। उस सर्टिफिकेट पे QR कोड भी है, उसको आप स्कैन कर सकते हैं, आपको पता पड़ जाएगा डॉक्टर की डिटेल्स के बारे में। तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और झोलाछाप डॉक्टर के पास ना जाएं। मतलब ये हुआ कि ऐसे केसों में ज्यादातर लोग बच निकलते हैं, सजा कम ही मामलों में हो पाती है। इसीलिए नीम हकीम खतराए जान को डर नहीं लगता। लेकिन क्या विदेशों में भी ऐसा ही होता है, और क्या हमें उनसे सीखने की जरूरत है? अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में डिग्रीधारी डॉक्टर से गलती हो जाती है तो उसकी डिग्री निरस्त कर दी जाती है और 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। UAE में क्या होता है? दोष साबित होने पर डॉक्टर को 1 साल से लेकर 5 साल तक का कठोर कारावास और 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दिया जाता है। ये तो आपने दिल्ली के नकली डॉक्टर की कहानी देखी। इससे पहले हमने आपको यूपी के सैफई PGI के डॉक्टर की सच्चाई दिखाई थी। याद है आपको? कैसे सैफई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हार्ट पेशेंट को नकली पेसमेकर डाले जाते थे। सवाल है कि जिन डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हें हो क्या गया है? हमारा वैर किसी अस्पताल से नहीं है, हमारा वैर किसी डॉक्टर से नहीं है, लेकिन जो भी आपकी सेहत से खिलवाड़ करेगा, डॉक्टर बनकर आपका भरोसा तोड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में उसकी खबर हम जरूर लेंगे। जान को खतरा तो बिहार के उन ईमानदार अफसरों को भी है जो अवैध खनन के खिलाफ शिकंजा कसते हैं। मंगलवार को बिहार में एक दरोगा को रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। अब पुलिस ने जांच के लिए SIT बना दी। मगर इससे क्या होगा? ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या बंद होगा? क्या वजह है कि माइनिंग अफसर रेत माफिया पर एक्शन लेने से डरते हैं? यह मसला एक राज्य का नहीं है, हर जगह हाईकोर्ट में भी गूंजता है। जांच ऑर्डर की जाती है, रिपोर्ट आती है, शासन और सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन खनन माफिया और उसकी हरकतें नहीं बदलती। इस देश में अवैध खनन ज्यादातर राज्यों की बड़ी गलत कमाई का जरिया बन चुका है। दिन गुजर गए मगर दादी के आंसू थमते नहीं। पोता प्रभात रंजन बिहार पुलिस में दरोगा था। जमुई जिले में ड्यूटी लगी थी, वो भी अवैध खनन को रोकने की, मगर ट्रैक्टर के ड्राइवर ने कुचल कर मार डाला। जमुई से 170 किलोमीटर दूर हाजीपुर में परिवार को खबर मिली तो मातम पसर गया। गांव के लोग ढाढ़स बंधाते हैं, लेकिन दुख है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। प्रभात रंजन वापस नहीं आ सकते, लेकिन क्या उनकी हत्या के बाद सिस्टम ठीक हुआ? 72 घंटे हो गए, पुलिस ने FIR दर्ज की। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई नहीं बचेगा। DM और कप्तान साहब कैमरे के सामने ये सब कहते नजर आए। बाद में 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। एक्शन के नाम पर कुछ बालू के ट्रकों को भी जब्त किया गया। वैध बालू खनन की अनुमति बिहार सरकार ने 15 अक्टूबर 2023 से दे रखी है, लेकिन इसी बीच पूरे बिहार में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन भी चल रहा है। अवैध बालू लदे
कई ट्रैक्टरों ट्रक को यहाँ पे जो है जब्त किया गया है। अवैध बालू खनन के कारण सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान पूरे बिहार में बालू का अवैध कारोबार रोकने के लिए करीब 23,000 छापेमारी की गई थी। पुलिस के कथित एक्शन की एक तस्वीर आपने देखी, अब जरा सच्चाई देख लीजिए। जिस वक्त बालू के ट्रक और ट्रैक्टर पकड़कर वर्दी वाले अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उसी दौरान पटना के पास बीहटा में ही बेरोकटोक रेत का अवैध खनन जारी था। खनन के लिए पोकलैंड मशीन इस्तेमाल करने पर बैन है, क्योंकि इससे ज्यादा गहराई तक रेत निकलता है। लेकिन यहाँ इसी मशीन से खनन होता दिखाई दिया। जो लोग पुलिस वाले को रौंद दें, मर्डर करके निकल जाएं और फिर बेरोकटोक अपने धंधे में लग जाएं, उन्हें आखिरकार कानून का खौफ क्यों नहीं है? सवाल आपके मन में भी होगा। जवाब हमें इन तस्वीरों से मिल गया। पटना से 1 घंटे की दूरी पर हाजीपुर चलिए। यहाँ तो बालू माफिया और पुलिस की सांठगांठ का पक्का सबूत मिला। वही हाजीपुर जहाँ मंगलवार को दरोगा को बालू माफिया ने कुचलकर मार दिया था। उसी इलाके में रात में धड़ल्ले से खनन माफिया के ट्रक गुजर रहे थे। एबीपी न्यूज रिपोर्टर राजा बाबू ने इन ट्रकों का पीछा किया। थोड़ी देर बाद बैरिकेड आया, ट्रक वाले ने पुलिस को पैसे थमाए और आगे बढ़ गया। ये सब कुछ हमारे कैमरे में कैद हो गया। थोड़ा और आगे जाकर हमने पुलिस वाले से बात की तो उसने कैमरा बंद करने की कोशिश की। बाद में इन ट्रकों से जो वसूली की थी उसे भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। सिस्टम और माफिया की पोल दुनिया के सामने थी। जब हमारे कैमरा ने सवाल पूछे तो ट्रक वाले ने हमें भी रिश्वत देने की कोशिश की। देखिए ये एक मिनट, किस बात का पैसा दियो, किस बात का पैसा? रोको रोको, गाड़ी रोको। अच्छा ले लो, पैसा रिटर्न कर दीजिए, पैसा रिटर्न कर लो यार। हम लोग पुलिस वाले नहीं, हम लोग प्रेस वाले हैं, ठीक है? अच्छा कितना पैसा था? कितना पैसा है? कितना पैसा है? कितना? 200 हर गाड़ी पे 200। बालू का हम देखे नहीं, हमारे नजरों के सामने कोई ऐसा बालू का घर गया है। अच्छा, हमारे नजर के सामने किसी को देखा ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि हम ये कैद है, ये तस्वीर में कैद है। कैद हो जो ऐसा किया होगा, गलत किया करेगा उसको। आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं? हम नहीं, हमारे सामने ऐसा हुआ ही नहीं, हम किसी को अथी कर रहे ही नहीं, तो हम पे जबरदस्ती कर देंगे हम। चोरी और फिर खुलेआम सीनाजोरी, यही वजह है कि बिहार में सैंड माफिया बेलगाम है। उसे ना कोई रोकने वाला है और टोकने वाले का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हर चौराहे पर पैसे की भेंट चढ़ती है। नाम के लिए कार्रवाई जरूर होती है, मगर 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि खुद मंत्री जी कहते हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। तो ये नई घटना है, पहली बार हुई है। ये तीसरी घटना, इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है, तो ये तो होते रही है ना, इस तरह की घटना है। शर्म आनी चाहिए मंत्री जी आपको। एक परिवार का चिराग चला गया, एक अफसर का मर्डर हो गया और आप कहते हैं ऐसा होता रहता है। लेकिन ऐसा ना हो, कानून अपना काम करे, सरकारी सिस्टम हमेशा सतर्क रहे। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमने अवैध खनन माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। आज हमने बिहार से इलीगल लैंड माइनिंग, सैंड माइनिंग की पूरी पड़ताल की। ये कैसे होती है, कहाँ होती है, कौन से माइनिंग पॉलिसी है, क्या कायदा कानून कहता है, रेत का धंधा, मौत का धंधा कैसे बनता जा रहा है, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल की। बिहार में बालू माफिया यानी रेत को पीला सोना कहा जाता है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए रेत इस्तेमाल होती है, तो सब आप जानते हैं। बिहार में गंगा नदी के अलावा सोन, कीलू, फल्गु, चानन, मोहरर, पुनपुन, ये सब अवैध खनन का गढ़ माने जाते हैं। बिहार में पहले शराब से सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता था, लेकिन शराबबंदी के बाद रेत के पट्टे का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा। सरकार को सालाना 7-8 हज़ार करोड़ रुपए मिलना चाहिए इससे, लेकिन इलीगल माइनिंग से ऐसा नहीं हो पा रहा। 2022-23 का एक आंकड़ा देखिए, बिहार को खनन से 2,650 करोड़ रुपए मिले और 2021 में सिर्फ 745 करोड़। आप अंदाजा लगा लीजिएगा।
सैंड माफिया पर जुर्माना मिला लिया जाए, जोड़ लिया जाए, 300 करोड़ रकम वो बनती है। यानी मोटे तौर पर ये सारा राजस्व जोड़ा जाए तो 5000 करोड़ रुपए का कारोबार रेत माफिया करता है और सरकार इससे आधा। आखिर बिहार में इलीगल माइनिंग की भरमार है क्यों? सरकार के पास अवैध खनन रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में फोर्स ही नहीं है। 315 होमगार्ड जवान होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? 190। 270 स्पेशल जवान होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? सिर्फ 138। पटना हाई कोर्ट ने 5 साल पहले बिहार पुलिस से रेत के इस इलीगल कारोबार पर रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में क्या कहा गया? हाई कोर्ट को क्या बताया गया? बताया गया रेत माफिया पुलिस और खनन अधिकारियों के बीच सिंडिकेट है, इसी वजह से कोई ठोस एक्शन नहीं हो पाता। यही वजह है जिसके चलते पुलिस वालों और अफसरों को कुचलने से भी नहीं डरता रेत माफिया। पुलिस मुख्यालय से मैं मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि प्रभात रंजन को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और साथ ही परिवार को नौकरी दिया जाए, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था किया जाए। मैं सरकार से भी मांग करता हूं, पुलिस मुख्यालय से, कि बिहार में इस तरह की जो घटनाएं पुलिस पर लोग कर रहे हैं, वैसे लोगों पर स्पीडी ट्रायल चला के सजा दिलाया जाए। और साथ ही मैं बिहार के तमाम पुलिसकर्मियों से कहना चाहता हूं कि जो अपराधी बड़ा या छोटा कोई भी हो, पुलिस पर अगर हमला करते हैं उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। सैंड माफिया के खिलाफ सख्ती पूर्णिमा के चांद की तरह है, एक दिन पूरा बाकी दिन अधूरा। हाँ, कागजों में पॉलिसी और नियम जरूर तय हैं। 2 महीने तक बिहार में खनन पर पाबंदी थी, एनजीटी का ऑर्डर था, इसीलिए 15 अक्टूबर से नई नीति आई। अब वो नीति क्या है वो देख लीजिए। पटना समेत 10 जिलों में ही वैध खनन हो सकता है, लेकिन पूरे सूबे में हो रहा है। छोटे क्लस्टर बनाकर नदी के घाटों को नीलाम किया जाए। रेत ढोने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगा होना चाहिए, सब एनजीटी का ऑर्डर था। जगह जगह चेक पोस्ट, चालान काउंटर और सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए गए थे। ओवरलोडिंग रोकने के लिए घाटों पर धर्म कांटा लगा होना चाहिए, जहां वजन हो सके कि ट्रक ज्यादा तो नहीं लेके जा रहे। अफसर लगातार चेकिंग करेंगे, अगर फिर भी माइनिंग हो तो उस इलाके को अवैध घोषित कर दिया जाए। बिहार में नदी के दोनों किनारों के 5-5 मीटर की जगह छोड़कर ही खनन किया जाए, बिल्कुल नदी के अंदर नहीं घुसना है, यह ऑर्डर था। हाईवे, रेलवे ब्रिज से 300 मीटर के दायरे में माइनिंग नहीं होगी ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। जो जेल विभाग है उससे, जल विभाग से, माफ कीजिएगा, जल विभाग से एनओसी लेने के बाद ही रेत निकाला जा सकता है, वरना नहीं। बिहार देश के उन राज्यों में शुमार है जहां अवैध खनन को लेकर हत्या और हिंसा सबसे ज्यादा होती है। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक का एक आंकड़ा आया है, इसमें 83 लोग मारे जा चुके हैं इसी खनन माफिया की चपेट में आने से या इनमें आपस में झगड़े को लेकर। इसी दौरान सरकारी अमले पर 19 हमले हुए और इसमें 33 लोग घायल हो गए। लेकिन मंत्री जी कहते हैं सरकार सख्ती बरत रही है, अब कोई गड़बड़ करेगा तो ठीक कर देंगे। अवैध खनन को रोकने के लिए हम लोग हर जगह निर्देश दिया सारे पदाधिकारी को कि हर हाल में रोकना है, और जितना बालू घाट जो अभी छूट गया, जिसका ऑक्शन नहीं हुआ, उसको सर्वे करा के मंगा लिए, 1 महीना में उसको भी ऑक्शन कर देंगे ताकि अवैध खनन पर उसको काबू किया जाए और राजस्व का वृद्धि हो। कहा अपना विभाग को भी कि जब रेड करने जाए अवैध खनन में तो पूरे दल बल के साथ, गलती थोड़ा हो गई कि वो मोटरसाइकिल से अकेले चल गए, दल बल के साथ जाते, तीसरा घटना न होती। मंत्री जी, दलबल है कहां आपके पास? क्या करें अफसर? चाहे जितनी मदद ले लीजिए, जब तक कानून का डर आप नहीं दिखाएंगे, खनन अफसरों और सिस्टम की मिलीभगत जारी रहेगी। जब तक ये सब नहीं सुधरेंगे, रेत माफिया के खिलाफ पारदर्शी कार्रवाई आप नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सरकारी अमला जागे, उनका जमीर जागे, अपनी ताकत को पहचाने, इन माफियाओं के सामने नतमस्तक ना हो। हमारा सवाल है, आखिर कब तक होनहार अफसर सैंड माफिया के डंपर के नीचे कुचले जाते रहेंगे? आखिर क्यों सरकारें खनन माफिया के खात्मे के लिए सख्ती नहीं करती? जवाब तो देना होगा ना। हमने शुरुआत बिहार से की है, अब देश के उन दूसरे राज्यों के माइनिंग माफिया तक भी
हमारी ये मुहिम जाएगी जहां खनन माफिया का आतंक है। हम ऐसे सिंडिकेट को पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सपोज करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। वैसे सरकार ने एक और वादा जम्मू कश्मीर में और वहां के अवाम से भी किया है, इस जमीन को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से आजादी दिलाने का। इसीलिए अब विदेश में फैले आतंकी संगठनों के इन्वेस्टमेंट और उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी हुई है और एक्शन भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तेजी से शांति बहाली का काम चल रहा है, लेकिन जिन्होंने दशकों तक घाटी में अमन चैन में खलल डाला है, बाधा पहुंचाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। आतंकवादी सुरक्षा बलों की हिटलिस्ट में हैं और आतंक को खाद पानी देने वाले NIA के निशाने पर कश्मीर में आतंकियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई चालू है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेब का ये बगीचा अचानक हेडलाइंस बन गया। 2 एकड़ का ये बाग लश्कर के आतंकी मोहम्मद टिक्का खान का है। NIA की टीम ने ये बगीचा मंगलवार को जब्त कर लिया। मोहम्मद टिक्का खान घाटी का अकेला आतंकी नहीं, जिसकी संपत्ति को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब्त किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय 33 आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। अब जरा पुलवामा के मकान के बाहर लगे इस नोटिस बोर्ड पर गौर कीजिए। NIA ने आतंकी मोहम्मद शफीबानी के घर को जब्त करने का ऐलान कर दिया है। कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए देश की केंद्रीय एजेंसी ने अदालत के आदेश पर यह मुहिम छेड़ी है, ताकि देश के अंदर और सीमा पार से आतंक फैलाने में जुटे आतंकी नेटवर्क की जड़ें उखाड़ी जा सके। ऐसा है, टेरर इकोसिस्टम पे जो लोग पैसों के लिए और धन दौलत के लिए काम करते हैं और मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, दौलत इकट्ठा करते हैं, बाहर जाके प्रॉपर्टी बनाते हैं, दुबई में और लंदन में और दिल्ली में अपने बच्चों को भेजते हैं, उनके लिए तो ये प्रॉपर्टी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो करना ही पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग इसको एक बिज़नेस के तौर पे चलाते हैं, उनके लिए तो यही कार्रवाई है कि उनकी प्रॉपर्टी पर हमला किया जाए। UAPA की धारा 25 और 33 अंडर ब्रैकेट 1 के तहत ये कार्रवाई हुई है। पुलवामा जिले में कुल 8 संपत्तियां जब्त की गई। इनमें 5 संपत्तियां आतंकी मोहम्मद शफीबानी की हैं। 3 संपत्तियां आतंकी मोहम्मद टिक्का खान से जुड़ी हैं। लश्कर तैयबा के इन दोनों आतंकियों पर इल्जाम क्या है? मोहम्मद शफीबानी और मोहम्मद टिक्का खान पुलिस टीम पर हमले के आरोपी हैं। 6 फरवरी 2018 को पाकिस्तानी मूल के आतंकी नवीद जट को कश्मीर में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। आरोप है कि वानी और टिक्का खान ने नवीद को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकी नवीद जट को वहीं मार गिराया था। सिर्फ पुलवामा ही नहीं, कश्मीर के कई जिलों में आतंकियों की जमीनों और घरों पर जब्ती के नोटिस बोर्ड लग गए हैं। अब श्रीनगर के रामबाग की इस आलीशान कोठी को देखिए। ये सैयद अहमद शकील का घर है। शकील शेरे कश्मीर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन है। शकील का पिता हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोनों मिलकर आतंकियों के खिलाफ घाटी में इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अब इन संपत्तियों को उनके मालिक ना तो बेच पाएंगे और ना ही कोई कर्ज लेने के लिए कहीं मॉर्टगेज करवा पाएंगे। मतलब इन प्रॉपर्टियों के मालिकाना हक को लेकर अब फैसला एजेंसियां और अदालत करेंगे। आने वाले दिनों में हमने टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट ही ना हो, जाने बच्चे तो बच्चे हमारे इसमें ना आए। पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो हैंडलर्स हैं उनके साथ बात ही करना जो है हम एक
इसको जुर्म मानेंगे। घाटी में आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए अप्रैल महीने में ही ये कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इस लिस्ट में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी, बशीर अहमद और IC-814 विमान के यात्रियों के बदले रिहा हुए आतंकी मुश्ताक जरगर समेत कई कुख्यात आतंकियों के घर और जमीनें शामिल हैं। जांच एजेंसियों को यह पता चला है कि आतंकी संगठन और उनके सरगना जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के बाहर भी प्रॉपर्टियों में बड़ा निवेश करते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट वाले देशों में दुबई, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई मुल्क शुमार हैं। अब सरकार की कोशिश है कि विदेशों में भी आतंकियों की संपत्तियों को ऐसे ही जब्त करवाया जाए। आतंकी संगठनों के लिए सबसे बड़ी चीज है फंडिंग। अवैध कारोबार, तस्करी और हवाला जैसे धंधे टेररिज्म की फंडिंग की पाइपलाइन की तरह है, उस पाइपलाइन की तरह जिसे बंद किए बिना आतंकवाद का फन कुचला नहीं जा सकता। उत्तरकाशी की टनल में फंसे 40 मजदूर आज 5वें दिन भी निकल नहीं पाए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि टनल में मलबे को ड्रिल करने का काम शुरू हो गया है और ड्रिलिंग एक अमेरिकन मशीन की मदद से की जा रही है। इस स्पॉट पर आज केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह भी पहुंचे, लेकिन उनकी बात सुनकर भी यही लगता है कि अभी अगले 1-2 दिन तक मजदूर शायद ना निकल पाए। सब अच्छे हैं, यहाँ काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। आशा करते हैं बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हम कर लेंगे, क्योंकि मोरलेस अभी हमने वहाँ पे सैंडबैग लगा के उस एरिया को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर दिया है। जिस दिन से रेस्क्यू शुरू हुआ है, कैमरे पर आने वाला हर शख्स ऑपरेशन जल्द पूरा होने का दिलासा दे रहा है। गुरुवार का पूरा दिन निकल गया, मगर ड्रिलिंग कितनी हुई? सिर्फ 12 मीटर। टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए तकरीबन 70 मीटर की ड्रिलिंग करनी है। अगर एक दिन में 10-12 मीटर ड्रिल हुई तो फिर 70 मीटर ड्रिलिंग में 6-7 दिन लग जाएंगे। दिन रात काम चलेगा तो भी 2 से 3 दिन तो लगेंगे ही। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोगों को बचाने के लिए हमारे पास, हमारे सिस्टम के पास इतना वक्त है? हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सके। मशीनें अपने काम में लगी हुई हैं अपनी ही रफ्तार से, लेकिन जिन पर इस ऑपरेशन का दारोमदार है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जुबान पर आने में वक्त नहीं लगा। लेकिन इतने संवेदनशील और नाजुक मौके पर मंत्री जी को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती जो उत्तरकाशी में आज वो कह गए। जो तैयारियां आज हुई है, कल हुई है एयरलिफ्ट, क्या ये और पहले किया जा सकता था? पहले पता था क्या गिरेगा यहाँ पर? जो तैयारियां आज हुई है, कल हुई है एयरलिफ्ट, क्या ये और पहले किया जा सकता था? पहले पता था क्या गिरेगा यहाँ पर? 12 नवंबर को उत्तरकाशी में टनल धंसने का हादसा हुआ था। उसी दिन मजदूरों को निकालने की कोशिश शुरू हुई। 13 नवंबर को रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाना शुरू किया। खुदाई के लिए मशीनें सिलक्यारा टनल पहुंचाई गई। 14 नवंबर को ड्रिल कर रही मशीन खराब हो गई। इसके बाद जहाज से अमेरिकी मशीन उत्तरकाशी पहुंचाई गई, उसे फिट किया गया और आज दोपहर से दोबारा ड्रिलिंग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट यही है कि कुछ मीटर तक खुदाई हो सकी है। अच्छी बात बस इतनी है कि टनल में फंसे लोग अब तक ठीक हैं। ऐसे में बेहतर यही है कि बिना और समय गंवाए जल्द से जल्द उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, क्योंकि सुरंग में फंसी हर जिंदगी कीमती है। पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपको लगातार उत्तरकाशी हादसे पर हर खबर दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। उम्मीद यही है कि वहां फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी से हम सब लोग सबक लें। गौर किया जाए कि दोबारा ऐसी लापरवाही कहीं ना हो। आपको खबर दिखाई थी हमने छठ की कि कैसे ट्रेनों में मारामारी मची हुई है। आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
खुद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। मंत्री जी रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी गए, जहां से यात्री सवार होकर ट्रेन में जा रहे थे, सफर कर रहे थे। वहां यात्रियों से मुलाकात की। छठ के लिए बिहार जा रहे यात्रियों की परेशानियां भी जानी। छठ मनाने के लिए बिहार और पूर्वांचल जा रहे यात्रियों को रेल में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये दिखाने के लिए मैं खुद कल दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर गया था। आपको हर तस्वीर वहीं से दिखाई थी, कैसे ट्रेनों में भरे हुए गाजर मूली की तरह ठुसे हुए थे लोग। एक सीट पर 8-8, 10-10 लोग सफर कर रहे थे। वेटिंग टिकट वाले बेटिकट यात्रियों को भी धड़ल्ले से ट्रेन में घुसाया जा रहा था और उनकी मजबूरी ये थी कि छठ का दिन नज़दीक आ रहा था और उनको अपने गांव पहुंचना था। अब वो तमाम तस्वीरें रेल मंत्री ने खुद रेलवे स्टेशन पर जाकर देखी। जो तस्वीरें हम आपको पिछले 2-3 दिन से लगातार दिखा रहे हैं और कल आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखाई। बहुत ही सुपर रश है। ऐसे रश के लिए भी पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। डेली लाखों की संख्या में पैसेंजर्स एक एक स्टेशन से निकल रहे हैं और अच्छे पैसेंजर्स से जो बातचीत हुई है, करीब करीब सभी जगह फीडबैक बहुत अच्छा आया है। डिस्पाइट द रश, द अरेंजमेंट्स आर वेरी गुड। पुरानी कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। हालात यही है रेलवे स्टेशनों पर। भीड़ ज़्यादा है और ट्रेनें कम। वैसे छठ का त्यौहार तो हर साल आता है, लेकिन ऐसी मारामारी स्टेशनों पर होती क्यों है, जबकि सरकारें तो स्पेशल ट्रेनें चला सकती हैं। एक किसकी गलती होती है जिसकी वजह से आम आदमी परेशान होता है? यकीनन कमी सिस्टम की है। भाई, जब पता है भीड़ उमड़ेगी, हर कोई घर त्यौहार पर जाएगा, तो व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए ना, क्योंकि पब्लिक की परेशानी आपकी भी परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि सीजन चुनावी है। बात अब रफ्तार की। चीन ने सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला इंटरनेट लॉन्च किया है। इसकी स्पीड 1.2 टेराबाइट है। इतनी स्पीड हो तो आप 1 सेकंड में 150 HD वाली फिल्म डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एक फिल्म का साइज करीब 1 से 3 GB होता है। ऐसे में आप इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंटरनेट तेज है ये। चलिए, अब इंटरनेट के बाद बारी आपके कमेंट्स की है। और अब कमेंट्स में आपने क्या कुछ लिखा है। छठ को लेकर काफ़ी कमेंट आए हैं, वो देख लेते हैं फटाफट। दिनेश लिखते हैं, बहुत ही भयावह स्थिति है, ट्रेन की संख्या ना बढ़ाना, कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया है। छठ को लेकर परेशान है दिनेश, क्योंकि भीड़ है ट्रेनों में। सरकार को इन सब परेशानियों से निजात दिलाएं, ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाए। रिया कुमारी लिखती हैं, बिल्कुल बढ़ा देंगे रिया जी। इकराम साहब क्या लिखते हैं, 40 मजदूर जरूरी नहीं, 5 राज्य जितना जरूरी है, सरकार उधर लगा है रैली में। चलिए, सरकार मजदूरों का भी ध्यान रखेगी। आज मंत्री जी गए थे। और अब मेरे जाने का वक्त हो गया, मुझे दीजिए इजाजत। आपको खबरें कैसी लगी फीडबैक देते रहिएगा। कल रात 9 बजे होगी मुलाकात, तब तक शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।